नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। तो नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो गई। हमारे ज्ञानेश कुमार जी अब नए चुनाव आयुक्त बनाए गए। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है। 19 तारीख यानी कल इस मामले की सुनवाई होनी है। उसके बाद क्या होता है, कैसे होता है, वो देखना पड़ेगा। लेकिन इस बार तो राहुल गांधी ने संसद के अंदर बोलते हुए जो बात कही थी वो शब्दशः वर्ड बाय वर्ड बिल्कुल सही साबित हुई है। राहुल गांधी ने बहुत साफ कहा था कि जिस तरह से चुनाव आयुक्त को चुनने का नियम बनाया गया है कि प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री के साथ उनके एक सीनियर मिनिस्टर होंगे, या तो गृह मंत्री हो या कानून मंत्री हो या कोई भी एक सीनियर मिनिस्टर होंगे, और साथ में विपक्ष का एक नेता होगा। अब प्रधानमंत्री और उनके मंत्री जिसको चाहेंगे उसको चुन लेंगे। जो विपक्ष का नेता होगा उसके होने या ना होने का कोई मतलब नहीं होगा। यानी नियम इस तरह से बना दिए गए हैं, कानून इस तरह से बनाया है सरकार ने कि अब चुनाव आयुक्त सरकार के हिसाब से ही चुना जाएगा। किसी तीसरे की उसमें कोई भूमिका नहीं होगी। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, कई बार यह बात आ चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया था कि जब चुनाव होगा सीईसी का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, मुख्य चुनाव आयुक्त का, तो उसका तरीका यह होगा कि उसमें प्रधानमंत्री होगा, विपक्ष का नेता होगा और बीच में एक न्यूट्रल व्यक्ति होंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। लेकिन बड़े कायदे से इसको पलटते हुए बाकायदा कानून बना दिया गया कि अब सीईसी का जो चुनाव होगा उसमें प्रधानमंत्री होंगे, उनके एक वरिष्ठ मंत्री होंगे और साथ में होंगे विपक्ष के नेता जिनके होने और ना होने का कोई मतलब नहीं है। कल भी यही बताया जा रहा है कि 8 लोगों की लिस्ट थी, 8 लोगों की लिस्ट दी गई। राहुल गांधी ने कहा कि 19 तारीख को इस मुकदमे की सुनवाई होनी है, तब तक के लिए इंतजार कर लेते हैं। अभी तुरंत कोई चुनाव भी नहीं होना है, तो तुरंत अगर कुछ दिनों तक सीईसी नहीं होंगे तो भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन राहुल गांधी की बातचीत को दरकिनार करके ज्ञानेश कुमार जी को चुन लिया गया मुख्य चुनाव आयुक्त। राहुल गांधी अपना डिसेंट नोट रखकर, यानी कि विरोध पत्र रख के वहां से वापस लौट आए। ये जो लोकतंत्र का तमाशा बना हुआ है, इस तमाशे में इससे ज्यादा कुछ कर पाने का उनके पास था नहीं। वो यही कर सकते थे कि इस चुनाव से मैं पूरी तरह से असहमत हूं। ज्ञानेश कुमार जी को अगर देखा जाए तो वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर हैं और अमित शाह के मिनिस्ट्री में काफी कायदे से काफी लंबे समय तक काम किया है इन्होंने। जब 370 को हटाया जा रहा था तो उसकी जो सारी तैयारी थी, उस समय मुख्य सचिव थे, तो उसकी जो सारी तैयारी थी, पेपर वर्क था, उन्होंने ही किया था। राम जन्मभूमि मंदिर फैसला आने के बाद ट्रस्ट वगैरह बनने का जो सारा कुछ था उसमें भी वो शामिल थे। और जब वो रिटायर्ड हुए हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स में थे, जो सीधे अमित शाह जी के अंडर में आता है। तो बहुत सीधी सी बात है कि ज्ञानेश कुमार जी का जो चुनाव किया गया है वो मुख्य सचिव के रूप में जो उनकी भूमिका रही है उसके आधार पर किया गया है। देखिए, मैं बड़ा आशावान आदमी हूं, मुझे उम्मीद हमेशा बहुत रहती है। अब ज्ञानेश कुमार जी सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं। ठीक है, जिस समय मिनिस्ट्री में रहे उनको जो काम दिया गया वो काम उन्होंने किया। यही करना होता है। मुख्य सचिव का जो काम होता है वो मंत्री और सरकार के आदेश के हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल चीज होती है वो करना होता है। उन्होंने किया, ये उनकी जिम्मेदारी थी। हम इस बात के लिए उनके ऊपर आरोप नहीं लगा सकते कि 370 हटने में उनकी भूमिका रही। भाई, वो सरकारी नौकर थे और मुख्य सचिव थे गृह मंत्रालय में, तो वो वही करेंगे जैसी सरकार की नीति होती है। तो उससे मैं कोई शिकायत करने नहीं जा रहा। बहुत सारे लोग ट्विटर पर और फेसबुक पर लिख रहे हैं मैं सरकारी नौकर रहा हूं और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जब आप सरकारी नौकरी कर रहे होते हैं उस समय सरकार के खिलाफ जाने का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, और वो भी मुख्य सचिव जैसे जिम्मेदार पद पर बैठकर तो आपको वही करना होता है जो मंत्री और सरकार चाहते हैं। बस आपको देखना होता है उसमें करप्शन ना हो, उसमें नियम इधर उधर ना किए जाएं, नियमों के हिसाब से सारा कुछ हो जाए। तो चलो, आपने जो किया वो अच्छा किया, शानदार आपका आईएएस के रूप में कैरियर रहा, उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। सवाल यह है कि ये जो पद है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, ये चीफ सेक्रेटरी के पद से अलग है। चीफ सेक्रेटरी रहते हुए आपको आदेश लेना होता है सरकार से, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में जिस समय चुनाव होते हैं उस समय आपका आदेश लागू होता है, आपको किसी और से आदेश नहीं लेना होता है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनके बारे में यह माना जाता है और संविधान ये चाहता है उनसे, उनकी भूमिका ये चाहता है कि वो किसी को लाभ हानि, किसी को फायदा नुकसान पहुंचाने के लिए काम ना करें, आजाद होकर काम करें। और उनकी एक ही जिम्मेदारी होती है, एक ही मकसद होता है कि देश में लोकसभा हो, विधानसभा हो या कोई भी जो चुनाव होते हैं वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से करवा दिए जाए।
चुनाव आयुक्त को बस इतना ही करना होता है। चुनाव आयुक्त सरकारी नहीं होता है इस रूप में कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या कोई भी मंत्री उसको आदेश नहीं दे सकते, किसी की भी बात सुनने के लिए वो बाध्य नहीं होता है। जितना वो सत्ता का होता है उतना ही विपक्ष का होता है। उसका काम होता है कि जो योग्य उम्मीदवार हैं उनका पर्चा दाखिल हो जाए, जो योग्य मतदाता हैं उनका नाम लिस्ट में हो जाए, किसी भी ऐसे आदमी का नाम लिस्ट से ना कटे जो वोटर होना चाहिए और किसी भी ऐसे आदमी का नाम लिस्ट में ना जुड़े जिसको वोटर नहीं होना चाहिए। वोटिंग बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हो जाए, जनता आए जिसको चाहे वोट दे और जाए, और उसके बाद रिजल्ट में काउंटिंग बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हो जाए। एक बार जो जीता जो हारा घोषणा कर दी, उसके बाद चुनाव आयोग की भूमिका खत्म हो जाती है। अब हुआ यह है कि राजीव कुमार जी के समय जितना कुछ हुआ, जिस तरह से चुनाव में सारा आचरण हुआ, उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठे। लेकिन राजीव कुमार पे जाने से पहले आपको मैं एक भूला हुआ नाम याद दिला देता हूं। वो नाम है अशोक लवासा जी का। ये वही अशोक लवासा हैं जिनके जाने के बाद राजीव कुमार जी आए थे। चुनाव आयुक्त हुआ करते थे अशोक लवासा जी, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं थे। जो मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, उनमें से एक थे अशोक लवासा जी। और 2019 के चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जो आदर्श आचार संहिता होती है उसके उल्लंघन के लिए आरोप लगा था कि इन्होंने जो आचार संहिता होती है उसका उल्लंघन किया है अपने भाषणों में। अब इसको लेकर क्लीन चिट जारी की थी जो उस समय के सीईसी थे सुनील अरोड़ा। जब ये क्लीन चिट वो जारी कर रहे थे तो जाहिर है दोनों चुनाव आयुक्त जो और होते हैं उनसे बात करके सर्वसम्मत से जारी करना होता है, लेकिन लवासा इसके खिलाफ थे। लवासा का ये मानना था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों लोगों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है उसका, जो आचार संहिता होती है, उसका उल्लंघन किया था। मतलब क्या था कि 2019 में चुनाव हुए थे, अमित शाह और मोदी जी के ऊपर आरोप लगा था। अरोड़ा साहब जो उस समय सीईसी थे वो क्लीन चिट देना चाहते थे और अशोक लवासा इस क्लीन चिट के खिलाफ थे। और इतना ही नहीं था, अशोक लवासा जो थे वो अगले सीईसी बनने वाले थे। जाहिर है कि अगर वो सीईसी बनते, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनते, तो वो प्लायबल नहीं होते, वो मोदी जी और शाह जी के हिसाब से काम नहीं करते, क्योंकि चुनाव आयुक्त रहते हुए ही वो उनके कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन पर सवाल उठा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ पता नहीं, लेकिन अचानक अशोक लवासा के रिश्तेदारों के यहां इनकम टैक्स के छापे पड़ने लगे, उनकी पत्नी से पूछताछ हुई और भी बहुत सारा कुछ हुआ। उसके बाद अशोक लवासा ने चुपचाप चुनाव आयोग से इस्तीफा दे दिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट बनकर देश छोड़कर चले गए। तो अशोक लवासा पिछले कुछ सालों में इकलौते चुनाव आयुक्त रहे हैं जिन्होंने मोदी और शाह के ऊपर सवाल उठाया है। अब अशोक लवासा गए तो उनकी जगह पर लाया गया महान शायर राजीव कुमार जी को। राजीव कुमार जी के सीईसी बनने के बाद, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के बाद जितने चुनाव हुए हैं, खूब सारे विधानसभा चुनाव भी हुए हैं, लोकसभा चुनाव भी हुआ है, और इन सब में अलग अलग तरीके से आरोप लगा है। आप सबसे पहले जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके उल्लंघन का मामला देख लीजिए। 2024 में कई सारे भाषण आए जिनके ऊपर आरोप लगा कि ये कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। आपको पता होगा कि अभी एक एनजीओ ने, एक संस्था ने, जो इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर हेट स्पीचेज पे बात करती है कि किसने कितने हेट स्पीच दिए, उसने एक पूरी लिस्ट बना के दी जिसमें नंबर 1 पे योगी जी थे, उसके बाद मोदी जी थे, उसके बाद आपका हिमंता बिस्वा शर्मा भी थे, अमित शाह भी थे, और इन सारे लोगों ने जो हेट स्पीचेज दी थी, नफरत भरे भाषण दिए थे उस संस्था के मुताबिक, उनमें से ज्यादातर चुनाव के समय दिए गए थे। लेकिन राजीव कुमार जी ने अपनी आंख मूंदे रखी। जब मामले थोड़ा ज्यादा गर्म हुए तो आपको पता है क्या किया उन्होंने अमित शाह या नरेंद्र मोदी को कोई नोटिस जारी करने की जगह नोटिस जारी की पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को। ऐसे जैसे नड्डा जी स्कूल के प्रिंसिपल हैं और उनके बच्चों से कोई गलती हुई है तो स्कूल के प्रिंसिपल को नोटिस जारी की गई है कि जरा बच्चों को देख लो। सीधी बात है कि राजीव कुमार जी ने परंपरा का उल्लंघन किया। जिन लोगों ने एमसीसी का उल्लंघन किया था उनकी जगह पर पार्टी अध्यक्ष को नोटिस भेजी गई, और यह नोटिस मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट को भेजी गई। पूरा तरीका ही बदल दिया गया।
एक बार उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के जो दो बड़े बड़े नेता थे उन पर मैंने ये नियम बनाया कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ये क्या बात होती है? ये नियम बनाने वाले आप कौन थे? जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, वो तो सबके ऊपर लागू होता है, चाहे निर्दलीय लड़ रहा हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे विपक्ष का नेता हो। जो भी नेता चुनाव लड़ रहा है सबके ऊपर और सभी सरकारों के ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है। लेकिन उन्होंने अपना नियम बना लिया कि जो टॉप 2 हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। यह नियम इसीलिए बनाया गया ताकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को किसी भी कार्रवाई से बचाया जा सके। विपक्ष जब जब उनके पास शिकायत लेके गया, उनके पास घटिया शेर थे और उन घटिया शेरों से उन्होंने कुल मिलाजुलाकर यही कहा कि हारने के बाद विपक्ष बहाना कर रहा है। विपक्ष के पास बहुत जरूरी सवाल थे। अगर यह सवाल पूछा जा रहा है कि जितने लोग चुनाव की लिस्ट में 4 साल में जोड़े गए उससे ज्यादा लोग 5वें साल में कैसे जोड़ लिए गए, तो इसका जवाब मिलना चाहिए। इसका जवाब मिलना चाहिए कि आखिर बैटरीज 95 और 99% चार्ज कैसे रहती हैं। इसका जवाब मिलना चाहिए कि आखिर वोटर पर्चियों से मिलान में क्या दिक्कत है। क्यों मामला जब हाई कोर्ट में जाता है तो फटाफट ईवीएम्स के डेटा डिलीट कर दिए जाते हैं, जिस पर हाई कोर्ट भी फटकार लगाता है। इसका जवाब मिलना चाहिए कि मेरठ जैसी जगह पर 65,000 लोगों के वोट काट दिए गए और जिन 28,000 लोगों के वोट जोड़े गए उनमें से ढेरों ऐसे थे जिनका पता ठिकाना भी सही नहीं था। इस बात का जवाब भी मिलना चाहिए कि आखिर महाराष्ट्र में चुनाव क्यों टाले गए। जब उसका चुनाव साथ में होना था तो फिर उस चुनाव को क्यों टाला गया, क्यों 3 महीने बढ़ाया गया। अगर विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि ये 3 महीने इसलिए बढ़ाए गए ताकि सरकार जो कैश बांटने वाली स्कीमें होती हैं उन स्कीमों को कायदे से लागू कर सके, ताकि लोगों के खातों में पैसे पहुंच सके, तो इस सवाल का जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग को। अगर किसी गांव के लोग ये कहते हैं कि हमने तो फला कुछ वोट दिया था लेकिन हमारे वोट ढिमका को कैसे पहुंच गए, और उसके बाद मॉक पोल कराना चाहते हैं जहां कागज की पर्ची और बैलेट पर वोटिंग होगी, उस वोटिंग से कोई सरकार भी नहीं बदलनी है, कोई रिजल्ट भी नहीं बदलना है। लेकिन गांव वाले अगर महाराष्ट्र में अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे, वहां पर इतनी सारी पुलिस लगाकर अगर उसको रोका गया तो यह पूछा जाएगा कि आखिर कौन सी हकीकत थी जिसको छुपाने के लिए यह सारा कुछ हुआ। और राजीव कुमार से जब भी यह सब पूछा गया उन्होंने घटिया शेर सुनाए। यही नहीं, अपने रिटायरमेंट पर जो उन्होंने अंतिम भाषण दिया उस पर भी कहा कि चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय और पूर्ण भागीदारी के बाद नतीजे पर सवालिया निशान लगाना उचित नहीं है। सवालिया निशान चुनाव प्रक्रिया पर ही लग रहा है हुजूर। वोटर लिस्ट से लोगों का नाम बड़े पैमाने पर कटना, अखिलेश यादव जी ने आरोप लगाया है कि उनके वोटर्स के नाम काटे गए। महाराष्ट्र में यह आरोप लगा है कि एक कॉलेज से वहां के स्टूडेंट से वोटिंग करा दी गई जबकि वो किसी और प्रदेश के रहने वाले थे। एक बिल्डिंग में 700 लोगों का नाम जुड़ गया और हजारों ऐसे लोगों का जिनके बारे में यह माना जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स नहीं हैं, उनका नाम कट गया। यह सवाल चुनाव प्रक्रिया पर है और चुनाव प्रक्रिया के चलाने का, उसको ठीक से करने का जिम्मेदारी जो है वो आपके पास है। तो यह सवाल आपसे है। सिर्फ हार और जीत से सारी चीजें तय नहीं हो जाती हैं। हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी ईवीएम पर आरोप लगाए हैं, बाकायदा किताब छपी थी, आडवाणी जी ने उसकी भूमिका लिखी थी। तो ईवीएम पर सवाल नए नहीं है। जिन 31 विधानसभाओं और लोकसभा का चुनाव आपने कराया है, अगर उसकी चुनाव प्रक्रिया पे सवाल हैं तो जवाब क्यों नहीं आपको देना चाहिए। आप सिर्फ घटिया शेर सुनाकर निकल गए और बहुत साफ बात है कि किसी भी निष्पक्ष व्यक्ति को यही लगा, हर बार देखने से लगा कि आपने सरकार के लिए ज्यादा काम किया, निष्पक्ष होकर काम नहीं किया। जब अमित शाह या नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आरोप लगते हैं तो आप नड्डा साहब को नोटिस देते हैं और फिर उसी तर्ज पे राहुल गांधी पर आरोप लगते हैं तो आप उठाकर नोटिस दे देते हैं खड़गे साहब को। आप बचाना चाह रहे थे, किसे बचाना चाह रहे थे यह हर कोई जानता है। अब नए आए हैं ज्ञानेश कुमार जी और 12 फरवरी को सुनवाई होनी थी इस मामले की कि क्या जिस तरह से सीईसी को चुना जा रहा है वो सही है। 12 फरवरी को केस लिस्ट नहीं हुआ था। प्रशांत भूषण जो हैं उन्होंने ये सवाल उठाया है जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच के सामने और 19 तारीख को ये होना है।
ये पूरा मामला है कि 2023 में जो ये मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के नियुक्ति के लिए जो अधिनियम बना था, जो कानून बना था, वो संवैधानिक है या नहीं है। इस सवाल पर प्रशांत भूषण गए हुए हैं कोर्ट में और 19 तारीख को ये बातचीत होनी है, यानी कल इस पर चर्चा होनी है। मैं आपको बताऊं कि मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था और उस फैसले में कहा था कि सीईसी के सिलेक्शन के लिए सीजेआई को शामिल करना, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल करना जरूरी है। यह बात है मार्च 2023 की और सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा फैसला है। और इस फैसले को पलटने के लिए 2023 में ही सरकार एक कानून लेके आती है जिसमें सीईसी की जगह पर सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री को शामिल कर देती है। अब मैं कोई संविधान का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन चुनाव आयुक्त का चुनाव निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए, यह तो संविधान कहता है। अब जब एक प्रधानमंत्री होते हैं जो एक पार्टी के नेता हैं और उनका ही एक वरिष्ठ मंत्री होता है जो उसी पार्टी का नेता है, दोनों सरकार के हिस्सा हैं, अगर ये दोनों चुनाव आयोग के चुनाव में शामिल हैं तो ये निष्पक्ष कैसे है, ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। फैसला तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट करेगा ही, जब भी करना होगा। और इसके बाद सवाल यह उठता है कि जब 19 तारीख को ही सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी थी, तो आखिर सरकार को ऐसी क्या जल्दीबाजी थी कि 18 तारीख को नए चुनाव आयुक्त की घोषणा कर दी गई। क्या यह जल्दीबाजी अपने आप में सरकार की नीयत पर सवाल नहीं उठाती है? क्या यह जल्दीबाजी यह नहीं बताती है कि सरकार कैसे भी अपनी पसंद का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर देना चाहती थी? मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को पलट दे, फिर तो फिर से बैठक होगी, उसमें सीईसी शामिल होंगे और नया चुनाव आयुक्त चुना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव का इंतजार करने में ऐसी क्या दिक्कत थी? हो सकता है सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में ही फैसला सुना दे, तो फिर आप अपने हिसाब से चुन लेते, उस पर कोई सवाल नहीं उठाता। लेकिन यह जल्दीबाजी बताती है कि सरकार जानती है कि जब तक चुनाव आयुक्त अपने हिसाब से नहीं होगा, जब तक सारा सिस्टम अपने हिसाब से नहीं होगा, सिर्फ जनता के ऊपर भरोसा करना घातक है। जनता धोखा भी दे सकती है। जनता महंगाई से परेशान भी है। जनता यह भी देख रही है कि कुंभ में किस तरह से तमाशा हो रहा है। जनता यह भी देख रही है कि कैसे अमेरिका में जाकर समर्पण किया जा रहा है। जनता यह भी उनसे गले मिला जाता है। जनता यह भी देख रही है कि अमेरिका से हमारे लोगों को हथकड़ी बेड़ी में भेजा जाता है। जनता यह भी देख रही है कि संसद के अंदर क्या तमाशे चल रहे हैं। जनता यह भी देख रही है कि बड़ी बड़ी नीतियां घोषित की जाती हैं, बाद में कुछ नहीं होता है। राजस्थान में कहा जाता है कि 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा और उसके बाद सरकार कह देती है हमने कोई ऐसा वादा ही नहीं किया था और 450 रुपए के सिलेंडर का मामला खटाई में पड़ जाता है। जनता ये भी देख रही है कि बेरोजगारी चरम पे है और हर परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है। जनता बहुत सारी चीजों से परेशान भी है और अगर कहीं इन परेशानियों के चलते उसने अपने मन से जाकर वोट दे दिया तो मामला पलट भी सकता है। इसीलिए मामले को संभालने के लिए अपना आदमी जरूरी है। सरकार ने शायद यही सोचते हुए नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। मैं तो यही कहूंगा कि जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय हैं, उन्होंने संविधान की शपथ लेनी है। अपने गद्दी पर बैठने से पहले शपथ लें, शपथ को निभाएं और भले उन्हें कैसे भी किसी ने भी चुना हो, अगर सुप्रीम कोर्ट फैसले को नहीं बदलता है और वही चुनाव आयुक्त रहते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, तो न्याय की गद्दी पर बैठने के बाद न्याय करें ताकि वर्तमान और इतिहास दोनों उनको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद कर सके जिन्होंने किसी भी दबाव में झुकने से इनकार कर दिया। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो राजीव कुमार पार्ट 2 ही बनेंगे और चाहे उनके पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग, हर व्यक्ति उनको शक की निगाह से देखेगा। अब देखना है सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है और देखना है कि ज्ञानेश कुमार जी संविधान की शपथ के हिसाब से काम करते हैं या फिर सरकार के हिसाब से। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।